हेलो बंधु, अब पढ़ते हैं किसके बारे में? संधारित्र की ऊर्जा के बारे में। यहाँ पर देखिए दो पैरेलल प्लेट बनाया हमने। एक प्लेट बनाया है जिस पर हमने धनावेश दिया है और एक प्लेट बनाया है जिस पर हमने ऋणावेश दिया है। आपको पता है समानांतर प्लेट संधारित्र में कुल आवेश हमेशा शून्य होता है, ठीक है। और दोनों प्लेट को हमने कितना दूरी पर रखा है? d दूरी पर रखा है। दोनों प्लेट को हमने d दूरी पर रखा है। d दूरी मतलब d मीटर दूरी। d दूरी का मतलब क्या हो गया जी? d मीटर। दोनों प्लेट को हमने d मीटर दूरी पर रखा हुआ है। और यहां पर जो दो प्लेट रखा हुआ है, यहां पर देखिए एक संधारित्र का प्लेट यहां पर है और एक प्लेट यहां पर है। तो इस प्लेट का क्षेत्रफल, जो प्लेट यहां पर रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल ये वाला होगा। तो इस प्लेट का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? a मीटर स्क्वायर। इस प्लेट का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? a मीटर स्क्वायर। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल हमने मान लिया a मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। और इस प्लेट की धारिता, कैपेसिटेंस, धारिता हमने मान लिया C, कि इस प्लेट की धारिता क्या है? C है। इसका हमने मान लिया C धारिता। C धारिता मान लिया। धारिता बराबर कितना माना? C। अच्छा, प्लेट के बीच में क्या है भरा हुआ? मुक्त आकाश। क्या भरा हुआ है? मुक्त आकाश, फ्री स्पेस भरा हुआ है। तो मुक्त आकाश का विद्युतशीलता को हम लोग मानते हैं एप्सिलॉन नॉट। तब बीच में भरा हुआ है मुक्त आकाश। दोनों प्लेट के बीच में भरा हुआ है मुक्त आकाश। उस मुक्त आकाश की विद्युतशीलता को हमने दिखा दिया एप्सिलॉन नॉट से। प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र को हमने मान लिया E। प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने मान लिया E मान लिया। जो समानांतर प्लेट संधारित्र है, दो समानांतर प्लेट संधारित्र है जो परस्पर d मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। समानांतर प्लेट के बीच में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। विद्युत क्षेत्र E है। इतनी बातों को हमने मान लिया। इसको आप अब करना क्या है? हमको निकालना है इस समानांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा। तो जान लीजिए, आपको पहले हमने पढ़ाया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ये क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र। आपको समझाए हुए हैं कि विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर क्या है? धन आवेश है और कहीं ना कहीं इधर क्या है? ऋण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे जा रहा है और उसके विपरीत देखो, इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत यहां पर एक आदमी है जो अपने हाथ में लिए हुए है धन आवेश। एक आदमी है, देखो विद्युत क्षेत्र जा रहा है प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस से माइनस की ओर क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र। प्लस से माइनस की ओर क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र। प्लस से माइनस की ओर क्या जा रहा है? विद्युत क्षेत्र। और एक आदमी है जो अपने हाथ में क्या लिए हुए है? धन आवेश। तो धन आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर लाने में कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि धन आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाना चाहता है, इधर जाना चाहता है। धन आवेश का गुण है वह हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाना चाहता है। और यह आदमी धन आवेश को नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लेके आ रहा है।
तो आवेश जाना चाहता है, देखो इधर से इधर, इधर जाना चाहता आवेश, और ये व्यक्ति आवेश को इधर लेके जा रहा, तो ले जाने में जोर तो पड़ेगा, शक्ति तो लगेगा, कार्य तो होगा। तो यह आदमी जब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर आवेश को लेके जाएगा तो इसको कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धन आवेश जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाना ही नहीं चाहता है। धन आवेश हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाना चाहता है और आदमी उसको उल्टा लेके जा रहा, तो आदमी को अपनी तरफ से कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत धन आवेश को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। W बराबर VQ, W बराबर VQ, विभवांतर गुना आवेश। कार्य बराबर क्या होता है जी? विभवांतर गुना आवेश। इतना कार्य करना पड़ेगा। देखो कहीं भी एक बात तुमको और बताते हैं, यहाँ पर विभवांतर आ गया, इसका तो कंसेप्ट हमने बताया ही नहीं। देखो कहीं भी धन आवेश है, कहीं भी क्या है? धन आवेश है, तभी ठीक है। कहीं भी धन आवेश है तो धन आवेश का मतलब क्या हो गया? उच्च विभव। धन आवेश का मतलब हो गया उच्च विभव। कहीं भी ऋण आवेश है, ऋण आवेश का मतलब क्या हो गया? निम्न विभव। निम्न विभव ध्यान रखा करो, हमेशा भूलो नहीं इस बात को। धन आवेश मतलब उच्च विभव, ऋण आवेश मतलब निम्न विभव। उच्च विभव को जब निम्न विभव में घटाते हैं तो क्या निकलता है? विभवांतर। क्या निकलता है? विभवांतर। उच्च विभव में निम्न विभव को घटा देने पर क्या निकलता है? विभवांतर। और विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहीं भी विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब पक्का से वहां पर विभवांतर है, एकदम गारंटी, ध्यान रखो। तो हम अगर विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो पक्का समझिए यहां पर क्या होगा? विभवांतर होगा, एकदम गारंटी है। यहां पर क्या होगा? विभवांतर होगा। यहां पर देखो प्लस माने उच्च विभव, माइनस माने निम्न विभव। उच्च विभव माइनस निम्न विभव से क्या निकलता है? विभवांतर। और उच्च विभव से निम्न विभव की दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना चाहता है, लेकिन आदमी क्या कर रहा है? आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके आ रहा। तो आदमी को आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो W बराबर VQ, जहां भी क्या हुआ? विभवांतर, और Q क्या हुआ? वह आवेश जिसको लेके आदमी आ रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें आप। अब देखो आदमी अगर बड़ा आवेश को लेके आएगा तो बड़ा सा कार्य होगा। आदमी अगर बड़ा सा आवेश को लेके आएगा तो अधिक कार्य होगा। लेकिन आदमी अगर छोटा आवेश को लेके आता, छोटा सा आवेश, कितना? DQ। आदमी अगर DQ आवेश को लेके आता, आदमी DQ मतलब जी बहुत छोटा सा आवेश। आदमी अगर बहुत छोटा सा आवेश को लेके आता निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो छोटा सा आवेश को लेके आएगा तो कार्य भी क्या होगा? बहुत कम होगा। तो वह देखो, तो ऐसे में देखो, तो आदमी अगर बहुत छोटा सा आवेश को लेके आएगा तो कार्य भी बहुत कम होगा। तब बहुत कम कार्य को हम कैसे दिखाएंगे? DW बराबर VDQ कहेंगे। VDQ, बहुत छोटा सा आवेश को लेकर के आने में कार्य कितना होगा? DW। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहुत छोटे से आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य DW बराबर VDQ होगा। अब छोटा सा आवेश को लेके आया था, छोटा कार्य हुआ। इस प्रकार से छोटे छोटे बहुत सारा आवेश को लेके आएंगे तो कार्य बहुत बड़ा ना हो जाएगा भाई। एक बार में हम छोटा सा आवेश को लेके आए तो छोटा सा कार्य हुआ,
दूसरी बार फिर छोटा सा आवेश को लेके आए, फिर छोटा सा कार्य हुआ, तीसरी बार फिर छोटा सा आवेश को लेके आए, फिर छोटा सा कार्य हुआ। इस प्रकार से सभी छोटे छोटे कार्य को मिला करके बड़ा कार्य होगा। तो सभी छोटे छोटे कार्य को मिला करके जब बड़ा कार्य निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सभी छोटे छोटे कार्य का इंटीग्रेशन। तो चूंकि आवेश को भी तो कई बार लेके आए हैं तो इंटीग्रेशन इधर भी लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन हम इधर भी लगाएंगे। ठीक है, यही काम करेंगे। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश को लाने में किया गया कार्य dw का इंटीग्रेशन बराबर vdq का इंटीग्रेशन होगा। अब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w। तो w बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, vdq बटा vdq, सॉरी माफ करिए, vdq का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। पहले कहानी समझो, ये जड़ है, ये समझ गया तो आसान हो जाएगा। यही कहानी है। देखो इस कहानी को समझो, कहीं भी एक तरफ धन आवेश रहे, एक तरफ ऋण आवेश रहे, तो धन आवेश को क्या समझते हैं, उच्च विभव। ऋण आवेश को क्या समझते हैं, निम्न विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र जाता है, और उच्च विभव में निम्न विभव को घटा देते हैं तो विभवांतर निकलता है। अब इस विभवांतर के कारण हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र जाएगा। अब देखो, विद्युत क्षेत्र में आवेश, खास करके धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाना चाहता है, लेकिन यह आदमी जो है धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लेके आ रहा। तो आवेश जिधर जाना चाहता है उसका उल्टा आदमी लेके आएगा धन आवेश को। तो आदमी को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश को लाने में कार्य करना पड़ेगा। यदि बड़ा आवेश रहेगा तो बड़ा कार्य करना पड़ेगा, छोटा आवेश रहेगा तो छोटा कार्य करना पड़ेगा। तो छोटा कार्य देखो, तो यहां पर छोटा सा dq आवेश को लेके आ रहा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो कार्य भी बहुत छोटा होगा। तब बहुत छोटा सा कार्य कितना होगा जी, dw बराबर vdq, ये छोटा सा कार्य होगा। लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा आवेश को आदमी लेके आ गया तो छोटा छोटा बहुत सारा कार्य हो जाएगा। तो सभी कार्य का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो अगर हम इधर करेंगे इंटीग्रेशन तो इधर भी करेंगे इंटीग्रेशन, तो dw का इंटीग्रेशन w होता है, तो w बराबर क्या हुआ, vdq का इंटीग्रेशन। इतना कार्य करना पड़ा। इसके बाद ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है। तो संरक्षित राशि में आप जितना कार्य करते हो वह कार्य एनर्जी बन के स्टोर होता है। कोई भी संरक्षित राशि में आप जितना कार्य करते हो वह कार्य एनर्जी बन के स्टोर होता है। जैसे देखो, गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक संरक्षित राशि है। अब गुरुत्वाकर्षण लगता है नीचे की ओर, गुरुत्वाकर्षण में कोई वस्तु नीचे की ओर जाना चाहता है। अब गुरुत्वाकर्षण में वस्तु नीचे जाना चाहता है, हम इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो हमको कार्य करना पड़ेगा। हम इस वस्तु को ऊपर ले जाने में जितना कार्य करेंगे वह कार्य इस वस्तु में ऊर्जा बन के जमा हो जाएगा, इस वस्तु में ऊर्जा बन के जमा हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण संरक्षित राशि, उस संरक्षित राशि में वस्तु आना चाहता है नीचे, हम इसको ले जा रहे हैं ऊपर, ऊपर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य इस वस्तु में ऊर्जा बन के जमा हो जाएगा, क्योंकि संरक्षित राशि में किया गया काम ऊर्जा बन के जमा हो जाता है। वही बात है, विद्युत क्षेत्र संरक्षित राशि है, उस संरक्षित राशि में आवेश इधर जाना चाहता है और तुम आवेश को उल्टा लेके आ रहे हो, तो तुमको कार्य करना पड़ेगा। तुम जितना कार्य करोगे वही कार्य ऊर्जा बन के जमा हो जाएगा। तो इसलिए किया गया कार्य को हम लोग ऊर्जा भी कहेंगे। जितना कार्य होगा यहाँ पर
उतना ऊर्जा भी जमा होगा। उस ऊर्जा को दिखाएंगे यू से, तो ऊर्जा यू बराबर भी क्या होगा, वी डी क्यू का इंटीग्रेशन, ये होगा। इस प्रकार से हम लोग संधारित्र का ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। यकीन है समझ में आया होगा आपको। बहुत पीछे जाके हमने समझाया है बातों को, तुम अगर पीछे वाला पढ़ा होगा ये सब तो समझ में आया होगा। देखो सारी बातें हमने लिख दिया। दो क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट का क्षेत्रफल बराबर कितना है, a मीटर स्क्वायर। समानांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेट के बीच का दूरी d मीटर है। समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता c है, c। समानांतर प्लेट के बीच में मुक्त आकाश भरा हुआ है तो उसका विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समानांतर प्लेट में एक प्लेट पर है धन आवेश, दूसरे पर है ऋण आवेश। तो धन आवेश मतलब उच्च विभव और ऋण आवेश माने निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ये देखो दिखाए हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जा रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। एक चीज और दिखा दो, समानांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर, दोनों प्लेट का विभवांतर कितना है जी, विभवांतर बराबर भी है। समानांतर प्लेट संधारित्र का विभवांतर क्या मान लिया, भी। धारिता मान लिया सी, विद्युतशीलता मान लिया एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र मान लिया ई, दूरी मान लिया d मीटर, क्षेत्रफल मान लिया a मीटर स्क्वायर, आवेश मान लिया प्लस q, सब कुछ मान लिया। अब काम करते हैं, लिखते हैं कि मान लो एक dq आवेश है, बहुत छोटा सा dq आवेश है, बहुत छोटा सा dq आवेश है। इस dq आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में छोटा सा dq आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर लाने में किया गया कार्य। लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में ऋण प्लेट से या ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक किसको लाने में, dq आवेश को लाने में। dq मतलब बहुत छोटा सा आवेश, dq मतलब बहुत छोटा सा आवेश। dq आवेश को लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना होगा। चूंकि तुम ऋण प्लेट से धन प्लेट तक बहुत छोटा सा आवेश को लाए हो तो कार्य भी क्या होगा, बहुत छोटा सा। किया गया कार्य dw, कार्य बराबर क्या होगा, dw बराबर भी क्या हुआ जी, दोनों प्लेट का विभवांतर। भी क्या हुआ जी, दोनों प्लेट का विभवांतर अगुना आवेश। कितना आवेश को लाए हो, dq आवेश को लाए हो। dq आवेश को ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक लाने में किया गया कार्य dw बराबर भी dq।
अब कार्य हुआ, देखो बहुत छोटा सा आवेश को लाए ऋण प्लेट से धन प्लेट तक, कार्य भी हो गया बहुत छोटा सा। ऐसे ऐसे बहुत छोटे से आवेश को हम लाते गए, तो छोटा छोटा कार्य होता गया। अंत में सारा कार्य को जोड़ेंगे, तो सारा कार्य को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, dw का इंटीग्रेशन बराबर vdq का इंटीग्रेशन। अब देखो भाई एक फार्मूला होता है dx का इंटीग्रेशन बराबर x होता है, इसको हम फिजिक्स से भी कई बार समझाए हैं। dw का इंटीग्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, w बराबर होगा vdq का इंटीग्रेशन। इतना कार्य होगा। छोटे छोटे आवेश को जब तुम लेके आओगे ना ऋण आवेश से धन आवेश तक, तो कुल कार्य टोटल कार्य w बराबर vdq का इंटीग्रेशन होगा। अब लिखेंगे, चूंकि विद्युत क्षेत्र संरक्षित राशि है, लिखेंगे नहीं बता रहे, चूंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित राशि होता है। संरक्षित राशि में किया गया कार्य एनर्जी बन के स्टोर होता है। तो देखो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर संरक्षित राशि है, उसमें तुमने इतना कार्य किया, यही कार्य क्या होगा, यही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा बन के स्टोर होगा, जमा होगा। तो लिखेंगे इसलिए इस बात को पहले लिख दो कि चूंकि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है, चूंकि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि है, इसलिए अब देखो संरक्षित राशि में जितना काम होता है वह काम ऊर्जा बन के जमा होता है। तो लिखेंगे इसलिए संधारित्र में जमा ऊर्जा, लिखेंगे इसके बाद इसलिए संधारित्र में जमा ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। इसलिए संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा, जितना काम करोगे उतना ही ऊर्जा जमा होगा। तो स्थितिज ऊर्जा को दिखाया जाता है U से, U माने स्थितिज ऊर्जा, जो काम किए हो वही ऊर्जा बन के जमा होगा। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, vdq का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। v क्या हुआ, विभवांतर, d क्या हुआ, छोटा सा आवेश, और u क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा हुआ। अब देखो विभवांतर बराबर तुमको पहले पढ़ाए हुए इसको समीकरण एक मानो, देखो पढ़ा हुआ तुमने, चूंकि q बराबर क्या पढ़ा है, सी भी, q बराबर हमने क्या पढ़ाया हुआ, सी भी, जहां c क्या हुआ, संधारित्र की धारिता, भी क्या हुआ, संधारित्र का विभवांतर, q क्या होता है, आवेश। तो यहां पर विभवांतर के बदले भरो, तो देखो तो भाई v बराबर क्या हो जाएगा, q बटा सी, v बराबर क्या हो जाएगा, q बटा सी। तब v के बदले तुम q बटा सी को लिखो, तो क्या हो जाएगा, u बराबर, v के बदले तुम q बटा सी लिखेगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, q बटा सी अगुना dq का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। v बराबर क्या भरेगा, q बटा सी और dq का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा। अब देखो तुम जानते हो कि संधारित्र की धारिता नियतांक होता है। संधारित्र की धारिता कैसा राशि होता है, नियतांक राशि होता है। किसी भी संधारित्र का धारिता जो होता है नियतांक राशि होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नियतांकों का ना तो डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, तो वो बाहर आ जाएगा। तब तुम क्या लिखोगे बताओ, u बराबर c बाहर निकल जाएगा, 1 बटा सी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, q dq का इंटीग्रेशन बचा, यही तो बचा।
अब इसके बाद देखो, तुम मैथ में फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ये फार्मूला है, जहाँ भी फार्मूला उसको हम गोल घेर रहे हैं, ये फार्मूला है, सूत्र है, ठीक है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। ये कहीं भी तुम लगा सकते हो, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर एक्स का पावर कितना है, 1 है। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन में एक्स का पावर 1 है, तो पावर 1 बढ़ा दो तो एक्स का पावर हो गया 2। आप फिर 2 से क्या कर दो, भाग लगा दो। यदि एक्स का पावर 2 डी एक्स रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, तो क्या करेगा, एक्स का पावर 2 है ना, पावर 1 बढ़ा दो, एक्स का पावर क्या हो गया 3, बटा में क्या हो जाएगा 3। एक्स का पावर 3 डी एक्स है का इंटीग्रेशन है, तो क्या करोगे, पावर 3 को 1 बढ़ा दो, एक्स का पावर 4 बटा 4 हो गया। ये फार्मूला होता है। तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया। ये वाला वैल्यू देखो तो यहाँ पर लगाओ, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, तो क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इस प्रकार से देखो तो u बराबर क्या मिलेगा हमको, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, क्यू स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। अब बटा में क्या लिखा हुआ है, सी। इस प्रकार से देखो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c हो गया। अब एक तो यहां पर हमको मिल गया फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब यदि हम Q को हटाना चाहते हैं तब यहां पर आ जाओ, देखो संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या मिला, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये मिला हमको क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब हम Q को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस फार्मूले पर आ जाओ, Q बटा C बराबर भी होता है, Q बटा C बराबर क्या होता है, भी क्या होता है, विभवांतर, भी क्या होता है जी, विभवांतर। Q क्या होता है जी, आवेश, C क्या होता है जी, धारिता। तो Q बटा C बराबर भी होता है ना भाई। तो यहाँ पर देख लो Q का स्क्वायर है, तो Q का स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर बना देंगे, C का भी स्क्वायर बना देंगे तो हम विभवांतर भी लिख सकते हैं ना। तो C का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऊपर नीचे C से क्या करो, गुना भाग करो। तो इसको क्या करो, U बराबर, देखो Q स्क्वायर तो है 2C लिखा हुआ है, ऊपर भी C से गुना करो, नीचे भी C से गुना करो, तो क्या मिल गया, क्या मिल गया अपने को, 2, 1/2 को अलग करो, क्यू स्क्वायर को अलग करो, ऊपर में C रह गया और नीचे क्या हो गया, C गुना C क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया, C गुना C क्या हो गया, C स्क्वायर हो गया। तो क्यू स्क्वायर अब बटा में C गुना C स्क्वायर, C गुना C स्क्वायर, ऊपर वाला गुना C रह गया, 1/2 का अलग कर दिया। अब देखो तो क्यू स्क्वायर C स्क्वायर, दोनों में से स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो U बराबर क्या कहोगे, 1/2 क्यू बटा C के स्क्वायर कहोगे ना जी, गुना C। अब देखो तुम यहाँ पर लिखे हुए हो Q बटा C के बदले क्या होता है, भी, Q बटा C के बदले क्या लिखेंगे, भी, तो भी का स्क्वायर हो जाएगा और गुना C हो जाएगा। तो U बराबर क्या निकलेगा, 1/2 Q बटा C के बदले भी का स्क्वायर गुना C। तो ऊर्जा बराबर, यह भी तो फार्मूला हुआ। संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा का 2 फार्मूला मिला, एक मिला क्यू स्क्वायर बाय 2c और एक मिला हाफ C भी स्क्वायर। बताओ इसमें कहाँ समझ में नहीं आया, अगर कहीं समझ में ना आवे तो हमको कमेंट करना। छोटे छोटे आवेश को ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य, छोटा आवेश को लाए हो तक कार्य होगा छोटा, dw बराबर भी dq। अब छोटा छोटा तुम अनेक बार बहुत सारा आवेश को लेके आए, तो बहुत सारा आवेश को लेके आएगा तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। छोटे छोटे आवेश तुमने अनेक बार बहुत सारा आवेश लेके आ गया तो सबका कार्य जुटेगा ना बेटा। तो डिफरेंशिएशन वाले को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन बराबर भी dq का इंटीग्रेशन।
अब जान लो कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा, v dq का इंटीग्रेशन। अब विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित राशि है, संरक्षित राशि के विपरीत दिशा में कोई भी काम होता है तो वह ऊर्जा बन के जमा हो जाता है। इसलिए संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो कार्य किया वही ऊर्जा बन गया। U बराबर क्या बन जाएगा, v dq का इंटीग्रेशन। अब देखो तुमको मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है कि चूंकि Q बराबर C भी होता है तब v बराबर Q बटा C हो जाएगा। अब v बराबर Q बटा C रख देंगे यहाँ पर, तो U बराबर क्या कहेंगे, Q बटा C dq का इंटीग्रेशन। अब C कैसा राशि है, C हुआ संधारित्र की धारिता जो क्या है जी, एक नियतांक है, तो नियतांक का अब समाकलन नहीं होता, वो बाहर निकल जाएगा, तो 1/c बाहर निकल गया, बचा क्या, Q dq का इंटीग्रेशन। Q dq का इंटीग्रेशन एक फार्मूला लगा सकते हो, x dx का इंटीग्रेशन बराबर x² 2 होता है, तो Q dq का इंटीग्रेशन Q² 2 हो जाएगा, Q² 2। अब बटा में C है तो C यहाँ बच गया। इसलिए संधारित्र का स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q² 2C हो गया। अब ये तो निकल गया ऊर्जा। अब यहाँ पर हमको एक Q को हटाना है, तो देखो Q बटा C बराबर भी होता है, Q बटा C बराबर भी होता है, तो Q का स्क्वायर है तो C का भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। C का स्क्वायर कैसे बनेगा, ऊपर Q का स्क्वायर है तो नीचे भी C का स्क्वायर बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ C से गुना करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो देखो 1/2 को हमने बाहर कर दिया, Q स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया, C गुना C स्क्वायर लिख दिया, C बच गया। अब 1/2 को हमने छोड़ दिया, Q स्क्वायर C स्क्वायर में से स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, C बाहर रह गया, Q बटा C के बदले V हो गया, तब V का स्क्वायर हो गया इंटू C। इस प्रकार से संधारित्र का ऊर्जा U बराबर हो गया Q² 2C, Q² 2C हो गया, या हाफ CV² हो गया, हाफ CV² हो गया। इसी को लिख रहे हैं हम। आप इसको पहले छाप लीजिएगा, उसके बाद अंत में हम लिख देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में छाप लीजिए। इसको अभी हम मिटा रहे हैं और अंत में लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने, अब हम इसको मिटा रहे हैं भाई। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, इसके नीचे लिख लेना, अंत में लिख लेना, जब ये खत्म हो लिख लो उसको पूरा, तब लिख लेना इधर। इसलिए संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, Q² 2C होता है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, हाफ Q² C होता है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ Q² 2 होता है, हाफ Q² C होता है, या क्या होता है, हाफ CV² होता है, हाफ CV² होता है। याद रख लेना भाई, एग्जाम में कई क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर, ठीक है। यहाँ पर खत्म हुआ संधारित्र की ऊर्जा। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व। अगला टॉपिक क्या है, संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, ये हमारा अगला टॉपिक है। हेडिंग बना सकते हो, अगला वीडियो इसी का मिलेगा तुमको। इसको लिख लो, उसके बाद ये तो नया है।